94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे विनी आपके साथ। और आज हमारे मेहमान मिस्टर तेजपाल सलूजा जो हैं एक फाइनेंशियल अवेयरनेस एक्सपर्ट और एग्जिट प्लानिंग एक्सपर्ट भी इन्हें कहा जाता है। ये एग्जिट प्लानिंग जो है ये एग्जैक्टली क्या है ये आज हम इनसे समझेंगे। लेकिन आज जो इनसे चर्चाएं होने वाली हैं वो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें परिवार में, घर में हम लोग कई बार चर्चा भी नहीं कर पाते। राइट। जैसे फाइनेंशियल चीजों की अगर बात करें, अगर बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं तो माता पिता कहीं ऑफेंडेड ना हो जाएं, या वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है तो कहीं वो ऑफेंडेड ना फील करे। इस चक्कर में बहुत सारी बातें अनकही अनसुनी रह जाती हैं और बाद में पेरेंट्स ने पैसा जिनके लिए जोड़ा है या हस्बैंड ने पैसा जिसके लिए जोड़ा था उनके काम ही नहीं आ पाता है। Yes. और यहीं पर तेजपाल जी जो हैं वो लोगों की मदद करते हैं। सर सबसे पहले समझना चाहूंगी क्या होती है एग्जिट प्लानिंग? देखिए, अभी जो ट्रेंड पिछले काफ़ी दिनों से देखा गया था, खासकर ये मैंने देखा कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ा था। हाँ. अभी तक क्या है, लोग वसीयत की, नॉमिनी, ये सब की बातें करते हैं। मैं इसको टर्म करूंगा कि हमारे जाने के बाद किसको मिलेगा। दिस कम्स अंडर सक्सेशन प्लानिंग। ओके। अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या होता है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद, तो चूंकि हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो शायद कई बार ऐसा होता है कि हम समय जो है या सही एज की डेफिनेशन नहीं कर सकते। सही बात है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार जो हमारी प्लानिंग है या किसी को कुछ बताना है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, छूट जाता है। बिल्कुल। और एग्जिट प्लानिंग एक थोड़ा सा इसका, और मैं कहूँगा कि कटु प्रैक्टिकल सत्य है कि अगर मुझे ये चीज़ हैंड ओवर करना है, मुझे पता है कि जैसे जॉब में मुझे पता है कि 60 साल में रिटायर होना है, तो व्यक्ति 55वें साल से अपनी तैयारी पूरी कर लेता है। बिल्कुल। तो सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस फीमेल्स हैं, वो एक तरह से किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं, या जब फैमिली में कोई अगर अनफॉर्चुनेटली लेकिन पार्टीशन हो रहा है या सेटलमेंट हो रहा है तो वो कितना ज़्यादा सही ढंग से हो, ये एग्जिट प्लानिंग का बेसिक पर्पस है। राइट। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे जाने के बाद, बल्कि जब भी हो परिवार में सारी फाइनेंशियल मैटर्स कैसे इजीली हैंडल हो पाए। सर हमने अभी एक टॉपिक पर रेडियो पर जिस पर चर्चा की वो था नारियों के बारे में, कि कई बार फाइनेंशियल अवेयरनेस में महिलाएं बहुत ज़्यादा लैक करती हैं। आपने भी, जो आपकी मुझसे चर्चा हुई कि कोविड टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा महसूस करा, तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आपको लगता है कि महिलाओं को और ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि फीमेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट जरूर करें फाइनेंशियल में। अनफॉर्चुनेटली विनय जी, इसका सबसे बेसिक प्रॉब्लम शायद मैं बोलूँगा वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम। होता ही है कि हम लोगों को स्कूल में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब होती है। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल लैब जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। राइट। तो हमें बचपन से कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि हमें पैसे को कैसे हैंडल करना है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पैसे कमाना कैसे है। तो होता ही है कि जब हम बहुत सी लीगल टर्म्स हैं, अच्छा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बात करें, फाइनेंशियल जो भी टर्म्स है वो कहीं ना कहीं लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हमें इसके लिए समझना पड़ता है कि नॉमिनी क्या होता है, जॉइंट होल्डर क्या होता है, या अगर हम बात करें सिर्फ गार्जियन क्या होता है। तो इस कहीं ना कहीं लीगल वर्ड है जो फाइनेंशियल के साथ ही मिलजुल के फाइनेंशियल को ताकत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला ये होता है कि जितने भी फीमेल हैं वो ये जरूर समझें कि हम लोगों ने कोई अगर चीज़ें, पैसा कहीं हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जॉइंट होल्डर में जरूर हो। और एटलीस्ट अगर जॉइंट होल्डर ना भी रहना चाहें फिर भी नॉमिनी जरूर रखें। नॉमिनी बहुत कंपलसरी हो गया है। हाँ। और साथ के साथ वो अपना अधिकार ये भी समझें कि अगर कोई जॉइंट फैमिली है, जिसको हम आम भाषा में HUF बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में, तो जॉइंट फैमिली की जो जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम क्या अधिकार ले सकते हैं, क्या हमारे दायित्व हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड ऑफ लेट आप देखेंगे कोविड के टाइम से या कोविड के पहले से खासकर यंगस्टर्स में बड़ा ट्रेंड चला स्टार्टअप या कुछ खुद का करने का। राइट। तो खासकर देखिए, जब कोई यंग पर्सन है जो कि शायद मे बी 25-30 में मैरिड है, लेकिन अब वो कुछ अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो अपना स्टेक पूरा पार्टनरशिप में लगा के किस तरह से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये हमेशा फीमेल से दरख्वास्त रहती है कि कृपया करके हमेशा अपने बिजनेस राइट्स को भी समझें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कर रहे हैं तो सब कुछ उनको पता है। राइट राइट राइट। और ये कहीं ना कहीं देखिए अपब्रिंगिंग में होता है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं या टीनेजर से, अगर कुछ कमा रहे हैं तो उनका पापा देख रहे होते हैं और उसके बाद उनके हस्बैंड देख रहे होते हैं। थोड़ा एजेड हो जाएंगे तो हमारे बेटे देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही हम चर्चाएं कर रहे हैं कि हर चीज में आत्मनिर्भर होने के बाद भी महिलाएं फाइनेंशियल मैटर्स में पुरुषों पर निर्भर क्यों। जितनी पॉइंट्स आपने कहे, चलिए सर एक एक करके समझते हैं। आपने दो चीजें बताई, जॉइंट होल्डर और नॉमिनी, ये दोनों क्या होते हैं, क्या डिफरेंस क्या होता है?
देखिए, यदि कोई व्यक्ति, सबसे पहले बस समझिए कि अगर सेल्फ है तो सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं। नॉमिनी होता है कि मेरे जाने के बाद, किसी के जाने के पश्चात अगर उस पर्टिकुलर अकाउंट को कौन या पैसा किसको दिया जा सकता है। हाँ। नॉमिनी ये है कि मेरी इच्छा है कि उस व्यक्ति को पैसा मिले। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है नॉमिनी और लीगल हेयर। अब यहाँ से थोड़ा सा कानूनी टर्म स्टार्ट होते हैं। हाँ। लीगल हेयर यानी कि वो व्यक्ति जो कि कानूनन रूप से पात्र है उस असेट के लिए। अच्छा। जैसे अगर कोई, मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो उसके लीगल हेयर में उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कानून इस तरह से पहले फैमिली मानता है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं है तो मदर, फादर, पेरेंट्स एंड देन ब्रदर सिस्टर्स आते हैं। तो लीगल हेयर की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने बहुत इजी डिफाइन कर रखी है। ठीक है। तो नॉमिनी का फर्क ये हो गया कि मेरे जाने के पश्चात कि मैं किसी को नॉमिनी कर सकता हूँ। जॉइंट होल्डर का फर्क ये हो गया कि मेरे साथ या मेरे अलावा इसको कौन ऑपरेट कर सकता है। एक जो सबसे मेजर बेनिफिट मैंने इसका देखा था खासकर कोविड टाइम पे जब हुआ था, कि हुआ अनफॉर्चुनेटली नॉमिनी जो है या तो वो बेड रिडन हो गया अचानक, हाँ। कहीं ना कहीं साइन में इशू आ रहा है, या अनफॉर्चुनेट उनके एक्सपायर हो गए हैं, तो नॉमिनी नहीं है तो हाँ। उस चीज को कवर अप करने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ओ। जॉइंट होल्डर है तो एटलीस्ट वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंट बंद नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा। ओके। तो ये जॉइंट होल्डर, महिलाओं को इतनी अवेयरनेस इसके लिए भी होनी चाहिए कि अगर आप जॉइंट होल्डर हैं तो किस तरह से हर चीज पर आप बराबर एक अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ आपने HUF की बात की सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो फैमिली की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कितना और कैसे अधिकार होता है किसी मैरिड वुमेन का? देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट ये बोलता है कि एक कोई भी मेल डिसेंडेंट है, उनका जो लीनिएज चल रहा है उसमें अधिकार कैसा होना चाहिए। और इस तरह से होता ये था कि मान के चलिए कोई सज्जन है जिनकी आगे पीढ़ी चल रही है, उस पीढ़ी में कोई बेटा है और बेटे की शादी होती है। तो जैसे हम शास्त्रों में मानते थे कि भाई वो जो लड़की दूसरे घर से आई है, तो यही सिस्टम HUF में चला है। तो HUF का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है उसमें अब वाइफ भी चूंकि शामिल हो गई है तो उनका अधिकार है बंटवारे में। उनका अधिकार है, यदि हस्बैंड को संपत्ति मिलती है तो उसमें साथ में वाइफ का भी अधिकार बन जाता है। बहुत अच्छी चीज इसमें तकरीबन 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने करी है कि अब बेटियों का भी बराबर का 100% अधिकार है। पहले HUF में या किसी में मैरिड फीमेल या अगर किसी बच्चे की शादी हो जाए तो उसका अधिकार उस फैमिली से खत्म हो जाता था, पर अब बराबर का अधिकार है। अब बराबर का अधिकार से मतलब ये भी समझना पड़ेगा फीमेल्स को कि बराबर का कर्तव्य भी है। वो ये नहीं बोल सकते कि साहब हमें सिर्फ पैसा मिल जाए, हम माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। पर HUF में राइट्स इसलिए पता होने चाहिए कि कई लोग हैं जो HUF के नाम से बिजनेस करते हैं। हाँ। अगर बिजनेस डिसॉल्व होता है, हमें फैमिली पार्टीशन करना है या बिजनेस को खत्म करना है, तो उसकी जो भी संपत्ति है वो सभी मेंबर्स में बटेगी। तो मान के चलिए उनके हस्बैंड मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हस्बैंड को कुछ होता है तो वो वाइफ के नाम मिलेगा। राइट। सर, एक और चीज हमने देखी बिजनेस की, क्योंकि आपने बात करी, ऐसे कोविड काल में कई सारे केसेस भी हुए कि कोई व्यक्ति था जो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता था। अब पार्टनर नंबर 1 की अगर डेथ हो गई जी, और पार्टनर नंबर 1 की वाइफ को कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो पार्टनर नंबर 2 ने समझ लिया कि अब तो सारा बिजनेस मेरा हो गया। बिल्कुल। जबकि जो मेरा एक कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर वो चला गया तो उसकी वाइफ का उस बिजनेस पर और उस बिजनेस से कमाए हुए पैसे पर अधिकार होगा। इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि जब भी कोई हस्बैंड उसे डिस्कस करे कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ पार्टनरशिप में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर समझें। देखिए, पार्टनरशिप को अगर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड में जाऊंगा तो ये होता है कि अगर कोई पार्टनर नहीं है तो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व खत्म हो जाती है। ठीक है। परंतु बिजनेस ट्रेंड में ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिस में होता नहीं है। तो अगर मुझे ये पता है, या हस्बैंड भी सिर्फ इतना सा कर लें कि जब भी कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें साफ लिख जाए कि इसके बाद अधिकार मेरी वाइफ का है। ठीक है। और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि अपनी वसीयत जब भी वो बना रहे हैं, अब जैसा मैंने प्लान किया था, वसीयत जब भी बना रहे में होता है, ये लोगों को लगता है वसीयत तो बुढ़ापे का काम है, ऐसा नहीं है। हमें हमारा प्रोटेक्शन लेके चलना है। तो उसमें इतना लग जाए कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में अधिकार मेरे बाद, ये राइट्स मेरी वाइफ को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सारे राइट्स वाइफ के पास हो सकेंगे। ठीक है। सर, बच्चों को लेकर भी महिलाओं को बहुत परेशान होना पड़ा है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले जहां हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई। काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करा था, बहुत सारी कमाई थी, सेविंग्स थी, मगर उसके बाद भी बच्चों को परेशान होना पड़ा और अभी तक परेशान हो रहे हैं। हाँ जी। ऐसे में कैसे सेफ रख सकते हैं खुद को? देखिए, अगर मैं इससे बात करूं, जहां पर बात है सेफ्टी की पहले की, तो सबसे पहले मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा गार्जियनशिप जो है।
और इसमें एक बहुत सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, लेटर ऑफ गार्जियनशिप, जो डिफाइन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारे जाने के पश्चात हमारे बच्चों के गार्जियन कौन रहेंगे। क्योंकि देखिए जो कानून है वो अगर किसी को गार्जियनशिप की मान्यता देगा तो करीब साल से 2 साल लग जाते हैं। उसका खर्चा, उस दौरान अगर व्यक्ति ने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, चाहे बैंक अकाउंट, जैसा आपने कहा कि पैसा बहुत है, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि वो सब फ्रीज रहेगा। तो उससे सबसे पहले बचने का साधन यही है कि हम लोग लेटर ऑफ गार्जियनशिप बना जाए। और जहाँ तक बात आती है, जब आपने दूसरा कहा कि फीमेल्स खासकर अपने बच्चों के लिए काफ़ी टेंशन में रहते हैं, वो ऑब्वियस ही बात है। तो उसमें खासकर जो वर्किंग फीमेल्स हैं, मैं उससे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हैं, एक बहुत छोटा सा क्लॉज है जिसको वो समझे, जिसको हम बोलते हैं मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, MWP। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। इसके अंतर्गत अगर वो कोई भी पॉलिसी है उसमें अपने बच्चों के नाम ऐसे ट्रस्ट बना सकते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट। अच्छा, उसमें ये है कि प्राइवेट ट्रस्ट अगर बना है तो वो पैसा बच्चों के नाम पे ट्रस्ट में हो जाएगा। और कोई भी ट्रस्टी रहेगा, लेकिन वो पैसा सिर्फ बच्चों के लिए यूज होगा। जब बच्चे 18 ईयर्स, जैसा वो 18 ईयर्स में है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या कई बार कोई अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उस केस में भी वो चीज़ें प्लानिंग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि पैसा जो रहेगा वो बच्चे के नाम पे और बच्चे के काम से ही यूज होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अमूमन जो वाइफ या फीमेल से सोच होती है कि हस्बैंड की रिमैरिज हो गई, उस केस में कई बार ऐसा देखने में आता है कि कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो उस केस में एटलीस्ट फाइनेंशियली बच्चे सेफ हैं कि उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लॉज है जो काम आ सकता है सभी के। एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है, एक सिंगल मदर जी सिंगल मदर के केस में फाइनेंशियल प्लानिंग कई बार और ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है महिलाओं को। कैसे ये करी जा सकती है? देखिए, सिंगल मदर के केस में उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि उनके लिए ट्रस्टवर्दी वर्ड कौन है। होता ये है कि अमूमन कहीं ना कहीं सिंगल मदर के केस में या तो फैमिली कोई सपोर्ट कर रही होती है, कोई फ्रेंड सर्कल में होता है। लेकिन सबसे पहले वो बेसिक चीज़, जैसे मैंने आपको जॉइंट होल्डिंग कहा, जॉइंट होल्डर तो खैर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी और को शेयर करें। पर वो अपना नॉमिनेशंस, अपने विल, अपना गार्जियनशिप, ये सब जरूर तैयार रखें। और दूसरी चीज़, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा ज़रूर अवेयर करते चलें। जैसे होता है कि अगर मैं कुछ नहीं तो कम से कम बैंकिंग की नॉलेज दे सकूं। इतना भी अगर दे दिया तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको आज की डेट में देखेंगे तो कैप्चर कर लेंगे। राइट। और तीसरा जरूर ये है कि जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ किसी और के कहने से, मैं इनफैक्ट अभी अगर बोलूँगा तो इनफैक्ट मैं किताब भी लिख रहा हूँ उस बारे में कि हाउ टू लूज मनी। अमूमन होता ही है कि व्यक्ति, देखिए, जो मैं इसलिए इस पॉइंट को बोलूँगा कि जब देखिए कोई आदमी शादी करता है, कोई आदमी आगे एजुकेशन कर रहा है, हमेशा अपने दिल की सुनेगा, लेकिन जहाँ पैसों का मैटर आता है वो इमीडिएटली दूसरे की ज़्यादा सुनता है। तो उस केस में भी सिंगल मदर को ये समझना जरूरी है कि देखिए दायित्व उन्हीं का है, कोई और वो दायित्व निभाने नहीं आएगा। तो जहाँ थोड़ा प्रिकॉशन लेना है वो लेना ही पड़ेगा। राइट। इसके अलावा सर, देयर वाज अ टाइम ऐसी नौकरियां ज़्यादा थी जहां पेंशन्स मिला करती थी, तो पता था कि हमारा बुढ़ापा सेटल है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अब ऐसी जॉब नहीं है जो उन्हें पेंशन देगी। तो इस तरह से अपना रिटायरमेंट या ओल्ड एज कैसे प्लान करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिटायरमेंट या ओल्ड एज में जो विनय जी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि जब भी हम पेंशन की बात करते थे तो उस टाइम गवर्नमेंट एश्योरेंस करती थी कि आपको 60 साल तक नौकरी रहेगी। आज प्राइवेट में 5-6 साल में जॉब चेंज हो जाता है। सही बात है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हम शुरू से थोड़ा सा अमाउंट एक किटी के तौर पे बनाते चलें। अब वो किटी ज़रूरी नहीं है कि वो से एफडीज में हो सकता है वो किटी किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स में लगा सकते हैं, आप इनफैक्ट अपने किसी और प्रॉपर्टीज के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। पर मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी जरूर असेट देखनी चाहिए जहां पे कि एक रेंटल जैसा बोल लीजिए या पेंशन जैसा फिगर आना जरूर चाहिए। राइट। और उसके लिए जरूरी देखिए ये है कि बच्चों की एजुकेशन भी चलेगी, मैं मना नहीं करता हूँ, बच्चों की शादी भी होगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा क्योंकि दवाइयों के खर्चे और सबके खर्चे पैसों से आते हैं। उसके लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा कि रिटायरमेंट को सीरियसली लें। बिल्कुल। और ये बिल्कुल मेरा अगला पॉइंट यही था, जो दवाइयों के खर्चे की आप बात करें, तरह तरह के मेडिकल इंश्योरेंस आते हैं जी। कैसे चुने कि हमारे लिए क्या सही है और क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया महिलाओं के लिए होना चाहिए? बिल्कुल। एंड आई थिंक इस बारे में हम लोग फॉर्चुनेट हैं, कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके स्पेसिफिक फीमेल इंश्योरेंस प्लान्स हैं। क्योंकि देखिए फीमेल का
भले ही लोग मैं मजाक में बात करूंगा लाइसेंस के लिए कुछ भी बोल रहे हैं ड्राइविंग, बट एज पर इंश्योरेंस डेटा फीमेल्स आर द मोस्ट सेफेस्ट ड्राइवर्स. तो सो इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज कि आप भी जो भी फीमेल्स हैं वो फीमेल स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं और जिसमें कि उनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं कम प्रीमियम में. तो अपार्ट फ्रॉम जब भी हस्बैंड जो पॉलिसीज ले रहे हैं उसके अलावा फीमेल अपने लिए एक पॉलिसी जरूर ले सकते हैं. तो इंश्योरेंस तो कवर करता ही वही चीज़ है. और रही बात मेडिकल एक्सपेंसेस की, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे दवाइयों के, उसके लिए को मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं छोटा सा किटी बनाते चलें और अपने आप को हेल्दी जरूर रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर. बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हमें आज जानने को मिली और कुछ ऐसे टर्म्स भी हमने जाने हैं जिनके बारे में और हम ज़रूर जानना चाहेंगे और आपसे लगातार हम संपर्क में भी रहेंगे उसको लेकर. सर, और क्या मैसेज है आपका महिलाओं के लिए कि वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हमेशा के लिए खुद को बना सके फाइनेंशियल मैटर्स में? देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि मेरी भी दोनों बेटियां हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, पैसे को समझिए बहुत इम्पोर्टेंटली. ये बहुत मजाक की वर्ड नहीं होती कि पापा देखते हैं, हस्बैंड देखते हैं, बेटा देखता है. आपने कमाया है, आपकी मेहनत है और आप ही को बचाना. क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, परंपरा अनुसार माँ है तो सब कुछ है. तो मैं हमेशा उस चीज़ को मान के चलता हूँ कि अपनी स्ट्रांगनेस को आप इसलिए मत छोड़िए कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. थैंकफुली आज मोबाइल में यूट्यूब चलाएंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अवेयर रखिए अपने आप को और कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स फिल करना, ये सब चेक करना, ये ज़रूर करिए. और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, भाई साहब ने बोला है या उन्होंने बोला तो इन्वेस्ट कर दिए, साइन मत करिए प्लीज़, पहले समझ लीजिए. तो ये कुछ ऐसी बातें जिनमें से बहुत सारी हमें पता भी थी लेकिन फिर भी हम ये चूक कर जाते हैं, ये गलतियां कर जाते हैं. आई थिंक आपको कुछ रिमाइंडर्स भी आज मिले होंगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी. तो अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच मिस्टर सुलूजा, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.